वेलकम टू इजी एक्सेस। आप लोगों को पता है हम लोग जिस सीरीज पे बात कर रहे हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज। जी हाँ, इसके हम लोग अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और सारी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर जिसका 50% हिस्सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला है यार। हर वीडियो में मैं ये वाली बात बता रहा हूँ ताकि आपके ऊपर कोई बात, किसी भी पॉइंट का असर तो पड़े। चलिए ज़रा आज हम लोग बात करेंगे, हमारा चैप्टर रहने वाला है रेशियो एनालिसिस। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। आइए ज़रा मेरे साथ देखते हैं। हाँ जी, तो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड के पहले एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है हमारा एक बिजनेस है, उसका जो करंट रेशियो है, और आपको पता है करंट रेशियो जो होता है वो होता है क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ। करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। कह रहा है हमारा अभी जो रेशियो है वो 3:1 है। तो इसको समझने के लिए आप इसका कोई फिगर एज्यूम कर लीजिए। मान लो हमारा जो करंट एसेट है वो 3 लाख रुपए का है और जो करंट लाइबिलिटी है वो 2 लाख रुपए का है। ठीक है, कह रहा है जो हमारा अकाउंटेंट है वो क्या चाहता है, कहता है हमारा रेशियो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। तो इसके लिए वो उसके पास कुछ ऑप्शंस है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वो यूज कर सकता है ताकि उसका रेशियो कितना बन जाए, 2:1। अगर मैं पहला ऑप्शन यूज करता हूं यहां पर, कह रहा है ही कैन रीपे बिल्स पेबल। तो जब आप अपने बिल्स पेबल को रीपे करोगे तो आपकी करंट एसेट भी घटेंगी और आपकी करंट लाइबिलिटी भी सेम वैल्यू से घटेंगी, क्योंकि आप बिल्स पेबल आपके लिए करंट लाइबिलिटी है और उसके पेमेंट करने के लिए कैश यूज होगा। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं और कैश करंट एसेट के अंदर आता है। तो इसके बाद हमारा जो रेशियो है कह रहा है 2:1 बन जाए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मुझे x की वैल्यू मिल रही है, आइए जरा देखते हैं। 3 लाख और ये माइनस हो गया x, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर 4 लाख माइनस 2x। तो यहाँ से x इधर आ जाएगा और वहाँ पर हमें 1 लाख मिल रहा है। तो ये एक पॉसिबल ऑप्शन है कि अगर वो ही कैन रीपे बिल्स पेबल कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के, अगर वो अपने बिल्स पेबल कैश में पे कर देगा तो उसका 2:1 बन रहा है पहले ऑप्शन के हिसाब से। दूसरा चेक कर लेते हैं। पहला बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। दूसरा अगर वो यूज करता है तो क्या दूसरे से ऐसा होगा, देखते हैं। करंट एसेट 3 लाख रुपए की है, करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए की है। कह रहा है ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर वो गुड्स खरीदेगा परचेज में तो ऊपर एक्स ऐड हो जाएगा और नीचे भी एक्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इन्वेंट्री जो कि करंट एसेट का हिस्सा है और नीचे हमारे पास क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे जो कि करंट लाइबिलिटी का हिस्सा है। तो क्या हमारा रेशियो 2:1 बनेगा, देखते हैं जरा, इसे सॉल्व करते हैं। 3 लाख प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 लाख प्लस 2x। तो बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पर सॉल्व करने पर मुझे x की वैल्यू -1 लाख मिल रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी वो ये वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकता। ठीक है ना। एक बार थर्ड और चेक कर लेते हैं। वैसे तो मुझे मेरा आंसर यहाँ पर मिल गया है, क्योंकि आप देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये वाले तो है ही नहीं ना पॉसिबल। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। फिर भी हम एक बार थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन। अगर वो शॉर्ट टर्म लोन ले लेता है, अगर वो शॉर्ट टर्म लोन ले लेता है 3 लाख और 2 लाख, तो बेटा ऊपर कैश ऐड हो जाएगा बीइंग अ करंट एसेट और नीचे शॉर्ट टर्म लोन बीइंग अ करंट लाइबिलिटी ऐड हो जाएगा। ऐसा करने पर क्या मेरे बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी x की वैल्यू ऐड हो रही है और इसमें भी x की वैल्यू ऐड ही हो रही थी। तो वो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यूज नहीं कर सकता। तो यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ही सही आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, कह रहा है अ ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन द डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन द करंट रेशियो। देखते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो होता है डेट अपॉन इक्विटी, और इसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्या होना चाहिए, कह रहा है ये डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है। और कह रहा है जो करंट रेशियो होता है, करंट रेशियो होता है हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। कह रहा है ये वाला क्या होना चाहिए बेटा, कह रहा है ये इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से ऐसा होगा, देखते हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या 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 इससे होगा क्या, देखना। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश अगर हम करते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश अगर हम करते हैं तो ऐसा करने पर क्या होगा, यहां से डिबेंचर की वैल्यू बढ़ रही है और डिबेंचर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वाला रेशियो हमारा बढ़ जाएगा।
यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला देखिए जरा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, इसकी वैल्यू बढ़ेगी और यहां से बेटा कैश यानी कि करंट एसेट बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रिजल्ट विल डिक्रीज, यानी ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, इधर आ जाओ, करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो मेरा करंट रेशियो बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, आंसर तो आपको वहीं पर मिल गया है आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट हमें चाहिए। बेटा यहाँ पर आपको एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है और सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ बात लिखी हुई है। आपने एक रेशियो पढ़ा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा हमें यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसका कितना दिया है, 6 दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता। एवरेज इन्वेंट्री अगर मैं देखूँ तो एवरेज इन्वेंट्री अगर हम यहाँ पर निकालें तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू मुझे वैसे कितनी दे रखी है, 80,000 दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे मिल गया है विच इज़ 4,80,000। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है छोटा सा, रिलेशन में क्या कह रहा है आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू RFO माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे कितना मिला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला है 4,80,000। बेटा ये कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना होता है, कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट। इसी में मैं अगर इसी का 25% ऐड कर दूं, इसी में अगर इसी का 25% ऐड कर दूं यानी कि 1,20,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो मुझे मेरी सेल की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 6 लाख मिल जाएगी। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 1,20,000 आ जाती है। तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस की आदत आप लोग डाल के चलिएगा। भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल पैटर्न वाले क्वेश्चन से हटकर होते हैं। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों ने जो आदत डाली हुई है ना, जैसे एडमिशन के केस में आप लोग रिवैल्यूएशन बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। शेयर्स की अगर हम बात करें तो आप वो 8 एंट्री डाल देते हैं, 2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल की डाल देते हैं। तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन से हटके टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस की आपको आदत नहीं होती है, इसी वजह से आप लोग फंसते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन इनके सींग होते हैं आप इन्हें ट्राई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, तुम आराम से कर सकते हो यार ये वाले क्वेश्चन। आओ हाँ जी, देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आप इसे बोलते हैं। कह रहा है ये कितना है, 21,000 है। कह रहा है विच इज 70% ऑफ RFO, विच इज 70% ऑफ RFO। एक रिलेशन होता है हमारा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इट इज 70% ऑफ RFO, ठीक है, अभी यूज कर लेंगे हम इसे। कह रहा है हमारी करंट एसेट्स कितनी है, 3,000 मोर देन द करंट लाइबिलिटीज। कह रहा है जो हमारी करंट एसेट्स हैं, हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटीज से, कह रहा है ये 3,000 एक्स्ट्रा है, 3,000 एक्स्ट्रा है। कह रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। ये होता है हमारा नेट सेल यानी कि RFO भी आप इसे कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है बेटा। तो वो कह रहा है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। अगर मैं पहले रिलेशन को उठाऊं, आओ जरा यहाँ पर, तो वो क्या कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 21,000 है, और कह रहा है इट इज 70% ऑफ RFO। बेटा अगर ये RFO का 70% हो तो इसे 70 से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मिल गया, अब सॉरी सेल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पर। ये बेसिकली तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है। तो मैं इसको 70 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मेरी सेल की वैल्यू यानी कि RFO की वैल्यू कितनी मिल गई, कह रहा है वो 30,000 मिल गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है करंट एसेट्स आर 3,000 मोर देन द करंट लाइबिलिटीज। सुनो, आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज है। कह रहा है मेरी जो करंट एसेट है वो करंट लाइबिलिटी से 3,000 ज्यादा है। भाई करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के डिफरेंस को ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं।
तो जो 3000 दिया हुआ है वो 3000 ही आपका वर्किंग कैपिटल है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, यानी कि 10 टाइम्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, इसके देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, टैक्स दिया है, सैलरी दी है, कैरेज वेजेस दिया है और कैरेज आउटवर्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट मांगा है वो उसने हमसे। ऐसा कीजिए, आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, और ट्रेडिंग अकाउंट भी 11वीं वाला बनाते हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट, यहाँ पर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, फिर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, और यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। वो भी नेट प्रॉफिट कौन सा, बिफोर टैक्स आता है, क्योंकि अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर यहाँ पर अगर मैं टैक्स हटा दूँ, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 40%, तो यहाँ पर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 60% वैल्यू है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1,20,000। ठीक है, तो बेटा अब आपने इसे कैसे करना होगा, आपको पहले यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ जाने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मुझे चाहिए तो मैं 1,20,000 को 60 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो 1,20,000 है वो 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसे 60 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुँच जाऊँगा मैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 लाख आ गई। अब ये 2 लाख आ गई, यानी कि ये भी तो 2 लाख आ गई। अब इस 2 लाख में मुझे सिर्फ ये वाले खर्चे जोड़ने हैं, मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुँच जाऊँगा। तो इस खर्चे के आइटम मुझे सिर्फ 2 आइटम दे रखे हैं, एक सैलरी और एक कैरेज आउटवर्ड। ये दोनों खर्चे इनडायरेक्ट है, क्योंकि जो वेजेस है वो डायरेक्ट खर्चा होकर इसके अंदर बैठा हुआ है, तो वहाँ तक हमें नहीं जाना है। तो 30,000 और 10 इसका 40,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 2 लाख आ रही थी, तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, यानी कि 2,40,000। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस के बारे में। कह रहा है करंट रेशियो शुड बी वेरी हाई। हमने पढ़ा है करंट रेशियो के बारे में, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और उसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। ठीक है, तो आइडियल रेशियो की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है 2:1 आइडियल रेशियो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे 4:1 रख लो या 1:1 रख लो। मतलब कोई भी रेशियो है, अगर वो बहुत ज़्यादा है या वो बहुत ज़्यादा कम है, तो दोनों ही केसेस में हमारे लिए प्रॉब्लम है। सोच के देखो, अगर आपकी करंट एसेट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने पैसे को ब्लॉक किया हुआ है। हो सकता है आपके डेटर्स बहुत ज़्यादा हों, आप उनसे पैसे ही रिकवर नहीं कर पा रहे, आप माल बेच देते हो उसके बाद आप पैसे ले नहीं पा रहे हो, रिकवर करने के लिए आप इतने कैपेबल नहीं हैं। या फिर मे बी आपके गोडाउन में आपका बहुत सारा इन्वेंट्री ब्लॉक हुआ पड़ा है, आपने खरीदा हुआ है वो बिक ही नहीं रहा है। तो बेटा बहुत ज़्यादा करंट रेशियो होना भी सही नहीं है, और बहुत ज़्यादा डाउन होना भी सही नहीं होता है। ठीक है, यानी ये वाली जो बात है ये तो फॉल्स है। अब देखते हैं रीजन। कह रहा है वेरी हाई करंट रेशियो इंप्लाइज, कह रहा है उससे क्या पता चलता है, हैवी इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स विच रिफ्लेक्ट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहां पर जो कह रहा है वो वाली बात बिल्कुल ट्रू कह रहा है। तो उस हिसाब से मेरा जो आंसर होना चाहिए, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट द रीजन आर इज ट्रू। आप देख रहे हैं, फर्क देख रहे हैं आप लोग जो कर रहे होंगे, रेशियो का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे रेशियोज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100+ क्वेश्चन होते हैं, कोई भी बुक उठा के आप देख लीजिए, और आप लोग वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर लेते हो, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, पर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं। आप जाते नहीं हैं उन रेशियोज की एनालिसिस के अंदर, नहीं जाते हैं, कम है तो क्या इशू होगा, ज़्यादा होगा तो क्या इशू होगा। जब आपने उसकी एनालिसिस, जब आपकी बुक का नाम ही देखो ना, क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आप वहाँ पर एनालिसिस ही नहीं करते हैं, बस आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे रहते हैं। इसीलिए बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया, क्योंकि आप लोग नहीं बदल रहे हैं। तो क्वेश्चंस को जब आप कर रहे हैं तो उसको एनालाइज करना सीखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सेल ऑफ गुड्स विल नॉट अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या ऐसा है? देखो एक बात बताता हूँ, आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ यहाँ पर मेरे साथ, छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा यहाँ पर आती है सेल्स, यहाँ पर आती है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आता है RFO कह लो या सेल कह लो, एक ही बात है,
यहाँ पर आता है क्लोजिंग स्टॉक। और अगर यहाँ पर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है तो फिर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि वो उसके अंदर एडजस्ट हो चुका होता है, ठीक है। और यहाँ पर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है सेल ऑफ गुड्स विल नॉट अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एक बात बताओ बेटा, आपके यहाँ पर जो सेल है मान लो 2 लाख है और आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 40,000 है। अरे भाई अगर तुम इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, अगर इसकी वैल्यू को घटाओगे तो इसकी वैल्यू भी घटेगी, सीधी सी बात है। कह रहा है सेल ऑफ गुड्स विल नॉट अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये वाली बात बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप सेल की वैल्यू बढ़ाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी बढ़ेगी, उसी हिसाब से चलते चली जाएगी। अब देखो रीजन में क्या कह रहा है, कह रहा है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश विल नॉट अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एज द सेल एंड द ग्रॉस प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज। वही तो कह रहा है, कह रहा है जिस परसेंटेज से आपकी सेल बढ़ेगी उसी परसेंटेज से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और दोनों का आपस में कनेक्शन भी है। तो ऑप्शन ए यानी कि बोथ असर्शन ए एंड द रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेटा आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। इट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज डेट सर्विस रेशियो। आपको बहुत सारे रेशियोज हैं जिनके 2-2 नाम हैं, वो 3-3 नाम हैं, तो वो नाम आपको पता होने चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए। पता नहीं वो किस टर्म में अपना जो क्वेश्चन आपसे पूछ ले। कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लॉन्ग टर्म डेट। बिल्कुल ट्रू कह रहा है भाई, इस रेशियो से ये पता चलता है कि जिन लोगों को हमने इंटरेस्ट के पैसे देने हैं उनके लिए हमारे पास कितने टाइम प्रॉफिट बचा हुआ है। अगर जैसे मैं बात करूं, मान लो मैंने बैंक से एक लोन ले रखा है और उस लोन के ऊपर मुझे 1000 रुपये का इंटरेस्ट देना होता है और मेरे पास जो प्रॉफिट बच रहा है उनका इंटरेस्ट देने के लिए मान लो वो 6000 है, तो इसका मतलब 6 टाइम्स प्रोटेक्शन लेयर है हमारे पास। मैंने किसी के 1000 रुपये देने हैं और मेरे पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो 6000 का है, तो 6 गुना प्रोटेक्शन लेयर हमारे पास है। तो ये पता चलता है इस रेशियो से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लॉन्ग टर्म डेट। ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। यानी ये वाली बात भी बिल्कुल ट्रू है और दोनों का आपस में कनेक्शन भी है। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, बोथ असर्शन ए एंड द रीजन आर ट्रू and reason R is the correct explanation of assertion A। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कौन से वाले, assertion रीजन वाले। अब हम लोग ट्राई करेंगे करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं। तो देखो बच्चों, इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू 100। ऐसा नहीं है भाई, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिलकर 100 बनाते हैं। मैं एक बार यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ आपको। आप यहाँ पर लिखते हैं सेल्स यानी कि RFO, यहाँ पर आप लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपके आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पर यहाँ पर आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये लाइन हो गई। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे चला जाता है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम इंक्लूड होकर या एक्सक्लूड होकर आपको नेट प्रॉफिट दे देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऑपरेटिंग, बेटा देखो एक ये और एक ये 2 चीजें हैं खर्चों वाली, ये 2 चीजें हैं खर्चों वाली और ये एक हिस्सा है इनकम वाला। तो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिलकर 100 नहीं बनाते। कह रहे इसमें से इसे अगर मैं माइनस कर दूं तो 100 होगा, बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो दोनों मिलकर 100 बनाएंगे। ठीक है ना, तो यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है वो तो गलत है। दूसरी क्या कह रहा है, कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो इज कंप्यूटेड टू रिवील द ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट्स। बिल्कुल नहीं,
ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना पड़ता है, ऑपरेटिंग रेशो नहीं निकालना। ऑपरेटिंग रेशो जो है वो खर्चे का रेशो है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो यानी कि मार्जिन का रेशो है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली बात भी उसने गलत बोली है, तो उस हिसाब से आपका आंसर डी होना चाहिए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कह रहा है लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज अ डेंजर पोजीशन फॉर अ फर्म। ऐसा है क्या? अरे आपका लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है ये जरा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, जिसका आंसर आता है टाइम्स में। अब ये टाइम्स अगर आपको यही नहीं पता कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। हर रेशो कोई ना कोई मैसेज इंडिकेट करता है, तो वो मैसेज आपको पता होना चाहिए। ये रेशो हमें ये बताता है कि साल में, जैसे कि 365 दिन है, ठीक है, आपको पता ही है कि साल में कितनी बार मैंने अपने पुराने माल को नए माल के साथ रिप्लेस किया। अगर ये नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा है, मान लो 7 बार 8 बार है, तो मैंने 7 या 8 बार अपने पुराने माल को नए माल के साथ रिप्लेस किया है। और पुराना माल नए माल के साथ रिप्लेस तब होता है जब पुराना माल बिक जाता है। पुराना बिका फिर नया आया, फिर पुराना बिका फिर नया आया। तो ऐसा अगर इसका जो रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट कम है, इसका मतलब आपका पास जो माल है वो काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, कई महीनों तक पुराना माल पड़ा रहता है, फिर वो बिकता है, फिर आप दूसरा माल तब खरीदते हो, बहुत महीनों के बाद खरीदते हैं। तो ये रेशो अगर बहुत कम है तो ये हमें ये बताता है कि हम काफ़ी टाइम तक स्टॉक को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से माल खराब भी हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, चूहे उसे खराब कर सकते हैं, मौसम की वजह से वो खराब हो सकता है। यानी ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कह रहा है लो इन्वेंट्री रेशियो इज ड्यू टू आउटडेटेड स्टॉक्स और लेस बाइंग। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है ना भाई। कह रहा है लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कह रहा है इट इज ड्यू टू आउटडेटेड स्टॉक। हो सकता है आपका माल बिल्कुल खराब हो चुका है, इसलिए आपका माल जो है वो बिक ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यानी ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो उस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले हिस्से की तरफ, और हमारा अगला हिस्सा है केस बेस्ड क्वेश्चन। आइए जरा ट्राई करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर 3 साल का डेटा दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ना भाई, इतने बड़े क्वेश्चन करने से पहले। कह रहा है करंट रेशियो फॉर द ईयर 2020 का करंट रेशियो पूछ रहा है, वो नहीं इस वाले साल के लिए। और आपको पता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट के अंदर हम लोग क्या क्या लेंगे, प्रीपेड लेंगे यानी ये वाली वैल्यू लेंगे, और इन्वेंट्री की वैल्यू लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल लेंगे और कैश लेंगे, ठीक है। तो इसकी मदद से आपका करंट एसेट की वैल्यू मिल जाएगी। करंट लायबिलिटी में 1 और 1 2, बस ये 2 ही चीज़ें हैं। तो बेटा करंट एसेट का टोटल निकाल लेते हैं, 3 लाख प्लस 11 लाख प्लस 12 लाख प्लस 17 लाख, तो टोटल आ गया 43 लाख। और करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 18.5 लाख आ रही है, 18,50,000, ठीक है। तो 43 लाख डिवाइडेड बाय 18,50,000, तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी। इसका आंसर आ रहा है 2.32:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो बेटा इसका अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या मांगा है, क्विक रेशियो मांगा है 2018 के लिए, इस साल के लिए। अब क्विक रेशियो होता है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारी यहाँ पर क्या क्या रहेंगी, करंट लायबिलिटी के अंदर एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, 2 ही चीज़ें रहेंगी। तो हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर रहेगा 14,25,000, ठीक है। इसके अंदर तो कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर तो है नहीं, ये तो बड़ा आसान सा काम है। और अगर करंट क्विक एसेट्स की बात करूं, करंट लायबिलिटी हमारी आ गई है 14,25,000, और हमारी क्विक एसेट्स अगर हम बात करें तो क्विक एसेट्स के अंदर आपने प्रीपेड और इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करना होता है, तो उस हिसाब से सिर्फ 2 ही चीज़ें, यानी कि इनका टोटल आ रहा है 25 लाख। तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 14.25 डिवाइडेड बाय 14.25, सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा इसका एक और पार्ट ट्राई करते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर 2020 के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहा है। तो इसमें तो क्या है, ये तो पीछे वाले क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। 12% अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, इसी का 12%, क्योंकि
जो रेशो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं उस रेशो को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर ही डिपेंड कर लेता हूँ जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। तो 24 लाख में से 12% अगर मैं हटा दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि पीछे आया था वही सेम यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी 21,12,000। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन फ्रॉम द चैप्टर रेशियो एनालिसिस। बस एक चैप्टर हमारा और बच गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी लाएंगे। बस आप लोग पीछे की भी सारी वीडियोस को देखिएगा, हर वीडियो में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू भी हैं, केस बेस्ड भी हैं, असोसिएशन रीजन भी है, बहुत कुछ है। ठीक है ना, बहुत जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।